एक प्रस्तावना। पिछली इकाई में हमने मार्क्सवाद के 3 प्रमुख प्रवक्ताओं मार्क्स, लेनिन तथा माओ के विचारों का अध्ययन किया है। जैसा कि हमने बताया भी है कि इन तीनों ने मार्क्सवादी सिद्धांत में बहुत कुछ योगदान के रूप में दिया है, साथ ही उन्होंने क्रांतिकारी व्यवहार व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लेनिन तथा माओ के संदर्भ में यह विषय रूप में कहा जा सकता है। इस इकाई में हम अन्य 3 मुख्य धाराओं का विवेचन कर रहे हैं, जिन्होंने मार्क्सवादी सिद्धांत को और अधिक समृद्ध बनाया है। इन धाराओं का संबंध लुकाक्स, हंगरी निवासी, ग्राम्सी, इटली निवासी तथा फ्रैंकफर्ट स्कूल, जर्मनी से है। आपके लिए यह समझना वहां आवश्यक है कि इन तीनों का योगदान मार्क्सवादी सिद्धांत में अधिक है, क्रांतिकारी व्यवहार व्यवस्था में इतना नहीं। इन तीनों के अतिरिक्त मार्क्सवाद के दर्शन में अन्य अनेकों का योगदान रहा है। इनमें ट्रॉट्स्की, लेखनीय, सत्यानाविक, अल्यूसेर, कोलकॉस्वकी तथा पुलांजास आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। अन्य दूसरों, जिनमें वे गुजवारा, रैगिस डेब्रे, फ्रांस फैनन आदि ने भी मार्क्सवादी चिंतन व व्यवहार में अपना अपना योगदान दिया है। इस इकाई में लुकाक्स, ग्राम्सी तथा कफर्ट स्कूल आदि के विचारों तक ही अध्ययन सीमित रहेगा। 19.2 जॉर्ज लुकाक्स, 1885 से 1971। 19.2 जॉर्ज लुकाक्स, 1885 से 1971। जॉर्ज लुकाका का जन्म बुडापेस्ट, हंगरी में 15 अप्रैल 1885 में हुआ था। बुडापेस्ट विश्वविद्यालय में स्नातकी के पश्चात उन्होंने बर्लिन तथा हेडलबर्ग विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया। उनकी अभिरुचियों विविध रूप की थीं। अपने जीवन के पहले चरण में जब वह अध्ययन कर रहा थे, उन्होंने अपना काफी समय साहित्यिक आलोचना में भी व्यतीत किया था। इस क्षेत्र में उनकी आरंभिक रचनाएं यह रही हैं: सोल एंड फॉर्म 1910, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न ड्रामा 1911, एस्थेटिक कलवर 1913 तथा थ्योरी ऑफ नार्वेल 1916। इनका आरंभ में झुकाव नैतिक आदर्शवाद में था। इस काल में उन पर प्लेटो तथा हेगेल के प्रभाव का अनुमान लगाया जा सकता है। धीरे धीरे वे मार्क्सवादी चिंतन की ओर आकर्षित हुए और कुछ ही वर्षों में वे अपने देश के साम्यवादी आंदोलन से जुड़ गए। ये हंगरी के साम्यवादी दल के सदस्य बन गए तथा 1919 में थोड़ी देर के लिए बनी साम्यवादी सरकार में उन्होंने शिक्षा मंत्री के पद को भी संभाला था। साम्यवादी शासन के पतन पर हंगरी की नई सरकार ने उन पर मुकदमा बुलाया तथा उन्होंने मृत्यु दंड दिया। वह हंगरी से भाग निकले तथा उन्होंने अगले 20 वर्ष ऑस्ट्रिया, जर्मनी तथा सोवियत संघ में गुजारे। अपने ऑस्ट्रिया वास के दौरान उन्होंने अपनी सुप्रसिद्ध रचना हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शसनेस लिखी। लुकाक्स की यह ऐसी रचना है जिसने मार्क्सवादियों की एक बड़ी संख्या को प्रभावित किया था। वास्तव में फ्रांस तथा 1960 के दशकों में यूरोप के अनेक देशों में विद्यार्थियों द्वारा आंदोलन इस रचना से प्रेरित हुए माने जाते हैं। फ्रैंकफर्ट स्कूल भी लुकाक्स के विचारों से प्रभावित था। वे 1945 में हंगरी वापस आ गए तथा बुडापेस्ट विश्वविद्यालय में एस्थेटिक्स के प्रोफेसर बन गए। यहां वह सक्रिय राजनीति में भाग लेने लगे, जिसके परिणामस्वरूप वे अनेक कोणों से आलोचना का कारण भी बने। 1956 में ये स्टालिन विरोधी वातावरण के परिणामस्वरूप हंगरी में इमरे की साम्यवादी सरकार में कुछ महीनों के लिए संस्कृति विभाग का मंत्री भी बनाए गए। इस सरकार के पतन के साथ उन्होंने रोमानिया निर्वासित कर दिया गया, परंतु वे 1957 में वापस हंगरी आ गया। उसके पश्चात वह अपनी मृत्यु 4 जून 1971 तक हंगरी में रहे तथा उस दौरान वे दार्शनिक व साहित्यिक रचनाओं के लेखन का कार्य करता रहे। 2.1 द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का खंडन। आप जानते हैं कि मार्क्स ने भविष्यवाणी की थी कि जब पूंजीवाद में विरोधाभास विकसित हो जाएंगे तो सर्वहारा क्रांति द्वारा पूंजीवाद को उखाड़ फेंकेगा। परंतु 20वीं शताब्दी के दौरान देखा गया कि मार्क्स की भविष्यवाणी सही नहीं हुई और सामयिक संकटों के चलते पूंजीवाद फलता फूलता रहा। यह सभी उत्तर मार्क्सवादियों के समक्ष समस्या रही कि वह पूंजीवाद के अंत के न होने को संसार को कैसे समझाएं। पिछली इकाई में यह बताया गया है कि लेनिन ने इस संदर्भ में यह तर्क दिया था कि पूंजीवाद का अंत इस कारण नहीं हुआ है क्योंकि पूंजीवाद अपने उच्चतम चरण अर्थात साम्राज्यवाद की ओर निकल गया था, जो उसकी दृष्टि में पूंजीवाद का उच्चतम चरण भी था तथा अंतिम चरण भी। लुकाक्स, ग्राम्सी तथा फ्रैंकफर्ट स्कूल ने इस तत्व की व्याख्या अन्य उत्तरों द्वारा दी। लुकाक्स ने तर्क दिया कि पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने के लिए सर्वहारा का मात्र होना ही पर्याप्त नहीं होता, जैसा कि मार्क्स ने कहा था। लुकाक्स ने कहा कि सर्वहारा के अस्तित्व के साथ उसमें क्रांतिकारी चेतना का होना भी जरूरी है। वे इस तथ्य के आलोचक थे कि मार्क्सवाद अन्य भौतिक विद्वानों की भांति कोई विज्ञान है। उन्होंने एंगल्स के इस तर्क की आलोचना की कि मानवीय व्यवहार द्वंद्वात्मक कानूनों द्वारा संचालित होता है। उन्होंने एंगल्स की इस आधार की आलोचना की कि सामाजिक संबंधों में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो संबंध पात्र तथा वस्तु में सामाजिक संसार में होते हैं, वैसे संबंध उनमें प्राकृतिक संसार में नहीं होते। उन्होंने तो यहां तक कहा कि विचार भौतिक संसार का दर्पण नहीं होते अथवा उसका प्रतिबिंब नहीं होते। उन्होंने मार्क्सवाद के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का खंडन किया। इसी प्रकार ग्राम्सी ने भी इस मार्क्सवादी धारणा पर प्रश्न चिन्ह लगाया कि आर्थिक आधार ही वैचारिक राजनीतिक अधिरचना को निर्धारित करता है। उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि एक वर्ग दूसरे वर्ग पर अपना अधिकार कैसे स्थापित करता है। उन्होंने तर्क दिया कि एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर शासन आर्थिक तथा भौतिक शक्ति पर ही मात्र निर्भर नहीं करता, अपितु इस तथ्य पर भी निर्भर करता है कि एक वर्ग अपनी योग्यता के बल पर शासितों पर अपने सामाजिक, सांस्कृतिक तथा नैतिक मूल्य कैसे थोपने की क्षमता रखता है। जहां लुकाक्स शासकों की भौतिक शक्तियों की अपेक्षा चेतना की भूमिका पर बल देता है, यहाँ ग्राम्सी भौतिक आधार की अपेक्षा सांस्कृतिक पहलुओं की भूमिका को अधिरचना के निर्धारण में महत्वपूर्ण मानता है। लुकाक्स ने मार्क्सवाद का दार्शनिक संशोधन किया था। उन्होंने मार्क्सवाद लेनिनवाद के अनेक मुख्य पहलुओं पर प्रश्न चिन्ह लगाए थे। उन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद पर प्रहार किया, जो मार्क्सवाद का एक मुख्य आधार है। उन्होंने तर्क दिया कि वह सामान्य मार्क्सवाद का उदाहरण है कि कुछ एक आर्थिक कानून निश्चित करेंगे कि क्रांति के लिए स्थिति तैयार है व नहीं है। उन्होंने दावा किया कि भौतिक परिस्थितियों अपने आप में इतिहास को नहीं बदल सकती। सामाजिक क्रांति पूंजीवाद में विरोधाभास की तीव्रता का फल नहीं होती। सामाजिक क्रांति तो तब होती है जब एक वर्ग इन विरोधाभासों के बारे में सचेत हो जाता है। उन्होंने मानवीय चेतना की रचनात्मक भूमिका पर बल दिया। पिछली इकाई में मार्क्स के विचारों को बताते हुए कहा गया कि मार्क्स के अनुसार समाज में परिवर्तन तय होते हैं जब उत्पादन की शक्तियों, साधनों तथा उत्पादकीय संबंधों में विरोधाभास तीव्र हो जाते हैं। लुकाक्स ने इस तर्क को उल्टा कर दिया।
उन्होंने मत व्यक्त किया कि उत्पादन के साधनों, शक्तियों तथा संबंधों में विरोधाभास, जो स्वयं में एक वस्तुपरक सत्य है, अपने आप में समाज में परिवर्तन नहीं ले आते, जब तक कि सर्वहारा वर्ग रूपी एक मानवीय पात्र इस विरोधाभास को समझ नहीं लेता। इस तथ्य को दूसरे शब्दों में इस प्रकार बताया जा सकता है, लुकाक्स इस मूल मार्क्सवादी तथ्य को स्वीकार नहीं करते कि पदार्थ पहले आता है तथा मस्तिष्क बाद में। यह सत्य कि सर्वहारा का शोराण तथा उसका अलगाव होना क्रांति लाने के लिए काफी नहीं होता। क्रांति लाने के लिए सर्वहारा वर्ग शोराण व अलगाव के प्रति सचेत हो। आर्थर लुकाक्स ने लगभग अर्ध हेगलवादी सोच अपनाई। यह लगभग ऐसा कहना है कि सचेतन पहले तथा पदार्थ बाद में आता है। वास्तव में ऐसा लगता है कि लुकाक्स ट्यूखैक के मार्क्सवादी धारणा से सहमत है कि ऐतिहासिक विकास में आवश्यक तत्व विरोधाभास नहीं है, परंतु सर्वहारा को इस विरोधाभास के लिए सजग होना है जो उसे उसके समाधान खोजने की प्रक्रिया में प्राप्त होता है। सर्वहारा में विरोधाभास की चेतना प्रत्यक्ष रूप से नहीं उभरती, अपितु तब उभरती है जब वह अलगाववाद को अनुभव रूप में प्राप्त करता रहता है। लुकाक्स का तर्क है कि भौतिक संसार के प्रतिकूल सामाजिक प्रकार की दुनिया में वस्तु पर ऐतिहासिक कानून नहीं होते जो मानवीय नियंत्रण के अधीन नहीं आते। 2.2 लेनिन की अग्रणी धारणा का परित्याग। लुकाक्स की उपर्युक्त स्थिति लेनिन द्वारा प्रतिपादित साम्यवादी दल की भूमिका से संबंधित धारणा का भी परित्याग करती है कि यह सर्वहारा वर्ग का अग्रणी है। लुकाक्स कहता है कि क्रांति लाने हेतु सर्वहारा में क्रांति की चेतना किसी बिचौलिए के माध्यम से नहीं आती, अपितु सीधे शोनन व अलगाव के रास्ते के भंतर उम जाती है। इस प्रकार राचेतन कोई बाहरी अच्छा उम्री श्रेणी नहीं रहती, जैसा कि मार्क्स में हम देखते हैं। लेनिन की स्थिति उनकी रचना व्हाट इज टू बी डन 1902 में यह है कि सर्वहारा वर्ग में क्रांतिकारी सचेतन पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने की सजगता बाहरी तत्वों व्यावसायिक क्रांतिकारी के माध्यम से आता है, क्योंकि वही ऐतिहासिक विकास के विषय में स्पष्ट सजगता सकते हैं जो सर्वहारा अपने आप में नहीं रखता। लेनिन के तर्क के अनुसार साम्यवादी दल ऐसे उपर्युक्त यंत्र का प्रतिनिधित्व करता है जो सर्वहारा में क्रांतिकारी सचेतन उत्पन्न कर सकता है, परंतु लुकाक्स के लिए तो सर्वहारा को अपना ऐसा सचेतन बिना किसी बाहरी सहायता के प्राप्त होना चाहिए। इस प्रश्न पर कि सर्वहारा कैसे क्रांतिकारी सचेतन प्राप्त करेगा, लुकाक्स का उत्तर यह था, ऐसा सचेतन मजदूरों की परिचयों के माध्यम से आएगा, न कि दलीय संगठन द्वारा जैसा कि लेनिन सोचते थे। 2.3 पात्र तथा वस्तु में संबंध। शास्त्रीय भौतिकवाद में सचेतन को वास्तविकता का मात्र प्रतिबिंबन समझा जाता है तथा केवल वैध हथ्य समग्रता है जिसे केवल द्वंद्वात्मक तरीके द्वारा ही समझा जा सकता है। लुकाक्स ने इसे चिंतनशील अथवा ज्ञान की नकल का सिद्धांत का नाम दिया, जो वस्तुतः झूठी वस्तुपरक का प्रतीक है। यह लुकाक्स का एक जटिल तर्क है। वह यह कह रहे हैं कि किसी वस्तु मात्र की वास्तविकता पर रुकना वस्तुओं के प्रकटन मात्र को समझना है। उनके अनुसार सर्वहारा की क्रांतिकारी प्रैक्टिस उसे सचेतन के नवीन तथा उच्चतर रूप को प्राप्त करने में सहायक होती है। जब सर्वहारा पूंजीवाद में अपने आप को एक वस्तु मात्र वस्तु देखना आरंभ करता है, तब वह मात्र वस्तु बनकर नहीं रह जाता, वह परिवर्तन का कर्ता अर्थात पात्र बन जाता है। इस प्रकार वास्तविकता की यह समझ सर्वहारा को वास्तविकता के परिवर्तन हेतु सक्षम बना देती है। लुकाक्स आगे यह भी तर्क देते हैं कि वस्तु तथा पात्र एक दूसरे के साथ आधाराधिरचना की भांति संबंधित नहीं होते, वह तो एक एकल द्वंद्ववाद में एक दूसरे के साथ सहअस्तित्व की स्थिति में रहते हैं। दूसरे शब्दों में, जहां मार्क्स ने यह तर्क दिया था कि समाज की भौतिक परिस्थितियों इतिहास को परिवर्तित करती हैं, वहां लुकाक्स के अनुसार सचेतन इतिहास की प्रक्रिया में मात्र प्रतिबिंबन नहीं है, अपितु एक ऐसा तत्काल माध्यम है जिसके द्वारा इतिहास को बदला जा सकता है। जहां सचेतन भौतिक परिस्थितियों का फल है, वहां वह ऐसी चालक शक्ति नहीं है जिससे कि भौतिक परिस्थितियों को बदला जा सकता है। रूबिग्रस्त मार्क्सवादी सोच यह है कि सर्वहारा के अस्तित्व की परिस्थितियों उसकी चेतना को निर्धारित करती है, वहां लुकाक्स का मत है कि सर्वहारा की चेतना उसके अस्तित्व की परिस्थितियों को बदल सकती है। इस प्रकार सवेतन सर्वहारा की स्वमुक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णायक कारक है। इस क्रांतिकारी सचेतन की प्राप्ति के फलस्वरूप सर्वहारा अपने आप को अपने वर्ग रूप से निकालकर अपने वर्ग के लिए रूप में अर्थात इतिहास की एक वस्तु रूप से निकलकर इतिहास के एक पात्र रूप में परिवर्तित कर सकता है। 19.3 एंटोनियो ग्राम्सी 1891 से 1937। 19.3 एंटोनियो ग्राम्सी 1891 से 1937। ग्राम्सी का जन्म सार्डिना के एक निर्धन परिवार में हुआ था। सार्डिना इटली के निर्धनतम क्षेत्रों में से एक निर्धन क्षेत्र था। ग्राम्सी छोटी आयु का एक बच्चे थे जबकि उनके पिता को गबन के मामले में बंदी बनाया गया था तथा जिसके कारण उसे 5 साल के कारावास का दंड भोगना पड़ा था। पिता की अनुपस्थिति में ग्राम्सी परिवार को काफी गरीबी में समय गुजारना पड़ा। प्राणिलो शारिश विपत्ताते प्रस्थ सेनापण बीर वर्ड बुवड़ेश्वरी वन नवा प्रारंभिया शिक्षाबो। 1911 में उसे छात्रवृत्ति प्राप्त हुई और उन्होंने तुरिन विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। तुरिन में ग्राम्सी ने देखा कि शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में जीवन स्तर को लेकर काफी अंतर था। तुरिन वास के दौरान वह इतावली समाजवादी पार्टी के निकट आ गए। धीरे धीरे वे मार्क्सवादी विचारों की ओर आकर्षित हो गए। वे कॉर्स के उन धारणाओं से भी काफी प्रभावित हुए जिनके अंतर्गत उन्होंने इतिहास के विकास पर संस्कृति तथा चिंतन की भूमिका पर बल दिया था। कॉर्स के ऐसे विचारों ने उन्हें ऐसा ऐतिहासिक दायरा प्रदान किया जिसके अंतर्गत उन्होंने मार्क्सवादी विचारों को अपनाने का प्रयास किया था। 1914 से 15 में उन्होंने मार्क्स पर आयोजित अनेक व्याख्यानों को सुना, जिनके फलस्वरूप उनकी मार्क्स के आधार अधिरचना संबंधों की समस्याओं में अभिरुचि विषयतः बढ़ने लगी। वह सर्वहारा आंदोलनों में भी भाग लेने लग गए। जब 1921 में इतालवी साम्यवादी दल की स्थापना हुई तो ग्राम्सी उसके संस्थापकों में से एक सदस्य थे। शीघ्र ही वह साम्यवादी दल के महासचिव बन गए और मेयर के लिए भी निर्वाचित हुए। फलसीवाद के उदय के दौरान के दिनों में ग्राम्सी को 1926 में बंदी बना लिया गया तथा अपनी मृत्यु तक वे जेल में ही रहे। अपने जेलवास में ग्राम्सी ने अनेक मुद्दों पर लिखा। यह सभी लेख बाद में प्रिजन नोटबुक्स के रूप में प्रकाशित किए गए। ग्राम्सी इन नोटबुक्स के कारण लुकाक्स की भांति हेगलवादी मार्क्सवाद के एक महान सिद्धांतकार बन गए। उनकी अन्य मुख्य रचना मॉडर्न प्रिंस तथा कुछ अन्य रचनाएं भी थीं। 3.1 आधिपत्य की अवधारणा।
ग्रामसी की प्रिजन नोटबुक्स तथा मॉडर्न प्रिंस तथा अन्य रचनाएं राजनीति, इतिहास, संस्कृति तथा दर्शन के विविध मुद्दों से संबंधित हैं, परंतु इस इकाई में हम कुछ एक पर ही चर्चा करेंगे, जैसे उनकी आधिपत्य की अवधारणा, बुद्धिजीवियों की भूमिका पर उनके विचार, उसके प्रैक्सिस का दर्शन तथा आधार व अधिरचना के बीच संबंधों का विश्लेषण। इनमें उनके द्वारा प्रतिपादित आधिपत्य की अवधारणा ग्रामसी की महत्वपूर्ण व मौलिक देन कही जा सकती है। पिछली इकाई में यह बताया गया है कि सभी समाजों में दो वर्ग होते हैं, एक वर्ग वह जो उत्पादन के साधनों का स्वामी होता है तथा दूसरा वर्ग वह जिसके पास केवल श्रम शक्ति होती है। वह वर्ग जो उत्पादन के साधनों का स्वामी होता है वह दूसरे वर्ग अथवा श्रम शक्ति रखने वाले वर्ग पर शासन करता है तथा उसका शोध एक न करता है। मार्क्सवादी प्रयोजन में पूंजीवादी राज्य पूंजीपतियों की प्रबंधनकारी समिति है जो समाज में शोध एक नकारी प्रक्रियाओं को सहायता भी करती है तथा वैधता भी प्रदान करती है। यह आर्थिक शक्ति अथवा उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व सत्तारूढ़ी दल को सत्ता पर अधिकार स्थापित करने में सक्षम बनाती है। ग्रामसी ने मार्क्स की इस सोच को चुनौती दी थी। उन्होंने तर्क दिया कि शासकीय वर्ग अनेक विविध तरीकों से अपना आधिपत्य स्थापित करता है। इन तरीकों में बल का प्रयोग, उसकी आर्थिक शक्ति का उपयोग, शासितों की सहमति आदि का उल्लेख किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में पूंजीवादी वर्ग अपना प्रभुत्व माओ बल के माध्यम से स्थापित नहीं करता, अपितु अन्य अनेक गैर उत्पीड़क तरीकों द्वारा भी अपना अधिकार बनाए रखता है। उनकी रचनाओं में दो गैर उत्पीड़क तरीकों का वर्णन विशेषतः मिला है। एक शासकीय वर्ग की यह योग्यता है जिसके माध्यम से यह वर्ग जनसाधारण पर अपने मूल्य तथा विश्वास व्यवस्थाएं थोपता है। ग्रामसी का कहा है कि शासकीय वर्ग समाजीकरण के विभिन्न तरीकों द्वारा शासितों पर अपनी संस्कृति लागू करने का प्रयास करता है। शासकीय वर्ग शासितों के मनमस्तिष्क पर अपनी संस्कृति अनेक तरीकों से थोपना का यत्न करता है। ग्रामसी के अनुसार सांस्कृतिक आधिपत्य शासकों की शासन शक्ति का आधार है। दूसरे ग्रामसी दावा करते हैं कि शासकीय वर्ग सदैव अपने संकीर्ण वर्ग हित को पूरा नहीं करता। अपनी शासकीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए शासकीय वर्ग समाज के अन्य अनेक वर्गों के साथ समझौते आदि करता है और उस प्रक्रिया में एक ऐतिहासिक गुट बनाता है। इस सामाजिक ऐतिहासिक गुट बनाने की रणनीति के कारण तथा फलस्वरूप शासकीय वर्ग शासितों पर शासन करने की सहमति प्राप्त कर लेता है। आप देखेंगे कि ग्रामसी का यह तर्क रूढ़िग्रस्त मार्क्सवादी सोच से हट करके है, जिसमें पूंजीपतियों में निहित शासन करने की शक्ति का आधार यह होता है कि पूंजीपतियों के पास उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है। ग्रामसी के तर्क में आर्थिक कारक की अपेक्षा विचार तथा संस्कृति कारक केंद्रीय स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। दूसरे ग्रामसी का यह तर्क है कि शासकीय वर्ग का आधिपत्य उस वर्ग का अन्य वर्गों के साथ समझौते आदि के कारण होता है। यह तर्क भी सदिग्रस्त मार्क्सवादी सोच से अलग है, जिसमें राज्य को पूंजीपतियों की प्रबंधन समिति कहा गया है। ग्रामसी तो सर्वहारा द्वारा अन्य वर्गों के साथ समझौते द्वारा पूंजीवादी शासक को हटाने का भी पक्ष लेते हैं। वे एक ऐतिहासिक गुट के निर्माण की जरूरत पर बल देते हैं। तीन दशमलव दो बुद्धिजीवियों की भूमिका। एक प्रश्न यह उठता है कि समाज में शासकीय वर्ग अपना आधिपत्य कैसे स्थापित करता है। ग्रामसी का उत्तर है कि शासकीय वर्ग बुद्धिजीवियों की सहायता से अपना प्रभुत्व स्थापित करता है। परंतु ग्रामसी ने यह भी कहा कि बुद्धिजीवी समाज के क्रांतिकारी परिवर्तन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बुद्धिजीवी जनसाधारण को एक ऐसा चिंतन प्रदान करते हैं जिसके माध्यम से वे पूंजीपतियों की शासकीय स्थिति को चुनौती देते हैं। इस संदर्भ में ग्रामसी बुद्धिजीवियों की दो श्रेणियों की बात करते हैं, परंपरागत बुद्धिजीवी तथा जैविक बुद्धिजीवी। पहली प्रकार के बुद्धिजीवी वे हैं जो अपने आप को किसी भी वर्ग के साथ नहीं जोड़ते। इस दृष्टि से ऐसे बुद्धिजीवी स्वतंत्र बुद्धिजीवी कहे जा सकते हैं। दूसरी ओर जैविक बुद्धिजीवी वे बुद्धिजीवी हैं जो या तो शासकीय वर्ग से जुड़े होते हैं अथवा जनसाधारण से। जो बुद्धिजीवी शासकीय वर्ग से संबंधित होते हैं वे उन विचारों पर जोर देते हैं जिनके माध्यम से शासकीय वर्ग को शासन करने की वैधता प्राप्त होती है। जो बुद्धिजीवी जनसाधारण से जुड़े होते हैं वे समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए कार्य भी करते हैं तथा क्रांति के लिए नेतृत्व भी प्रदान करते हैं। ऐसे बुद्धिजीवी सर्वहारा वर्ग से भी उभरते हैं। 3.3 प्रैक्सिस का दर्शन। प्रैक्सिस का दर्शन। ग्रामसी ने अपनी प्रिजन नोटबुक्स में लिखा था कि उनके प्रैक्सिस का सिद्धांत हेगलवाद का एक सुधार तथा उसका एक विकसित रूप है। उनके लिए प्रैक्सिस का दर्शन सिद्धांत तथा व्यवहार की अंत किया है। मार्क्स के लेखन में प्रैक्सिस सृजनात्मक तथा स्वसृजनात्मक क्रिया है जिसके माध्यम से लोग अपनी ऐतिहासिक स्थिति तथा अपने आप को बनाते व बदलते हैं। ऐसी क्रिया मनुष्य से जुड़ी क्रिया है और इस क्रिया के कारण लोग अन्य जीवों से अलग होते हैं। यह सिद्धांत तथा व्यवहार का संगम इस रूप में है कि सिद्धांत व्यवहार को समृद्ध करता है तथा व्यवहार सिद्धांत को। मार्क्स ने प्रैक्सिस की धारणा की थीसिस ऑफ फ्यूलैक में विवेचना की थी। ग्रामसी ने मार्क्सवाद को प्रैक्सिस का सिद्धांत बताया था। वे स्वयं भी व्यवहारिक क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित रहा था। ग्रामसी का मानना था कि मनुष्य अपने तथा अपने साथियों के विकास को प्रभावित कर सकता है यदि उसे इस तथ्य का स्पष्ट ज्ञान हो कि उनके समक्ष क्या कुछ करने की संभावनाएं खुली हुई हैं। इसके लिए सर्वप्रथम उसे अपनी ऐतिहासिक स्थिति को समझना होगा जिसमें वे अपने आप को पाता है। यदि वह अपनी स्थिति को जान जाता है तो उसके लिए उस स्थिति को बदलने के लिए सक्रिय भाग लेना कठिन नहीं होता। बदलने के लिए सक्रिय होने के लिए स्थिति को समझना अनिवार्य होता है। क्रिया करने वाला ही एक दार्शनिक होता है और दार्शनिक के लिए उसे क्रिया करने वाला अवश्य होना चाहिए।
ग्राम्सी का कहना है कि प्राकृतिक संसार के एक भाग होने के रूप में व्यक्ति उत्तर प्राकृतिक संसार के साथ संबंध नहीं जोड़ लेता, वह तो एक ऐसे प्राकृतिक संसार के साथ तब संबंध जोड़ता है जब वह अपने कार्यों व तकनीकों द्वारा उस पर काम करता है। जमीन के एक टुकड़े पर खड़े होने मात्र से हमारा संबंध उस जमीन के टुकड़े के साथ नहीं जुड़ जाता है, उस जमीन के टुकड़े के साथ हमारा संबंध तब जुड़ता है जब हम उस जमीन पर हल जोतते हैं अथवा बीज डालते हैं अथवा फसल काटते हैं। यह ऐतिहासिक सृजनता तथा ऐतिहासिक परिस्थितियों की समझ है, जिसमें कि एक व्यक्ति स्वयं को पाता है और जिसके कारण वह अपने आप को तथा अपनी परिस्थितियों को बना पाता है। 3.4 आधार तथा अधिरचना के बीच संबंध तथा ऐतिहासिक गुट की अवधारणा। 1914 से 15 में मार्क्स पर आयोजित कुछ व्याख्याओं में ग्राम्सी आधार अधिरचना के बीच संबंधों की समस्याओं में रुचि लेने लगा। आप जानते हैं कि मार्क्स ने यह मत व्यक्त किया था कि किसी भी समाज में तब तक परिवर्तन नहीं हो सकते जब तक परिवर्तन से संबंधित अनुकूल परिस्थितियां तैयार नहीं हो पाती। एक समाज को दूसरे समाज में तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक उस समाज में आर्थिक संबंधों से संबंधित सब प्रकार का विकास नहीं हो जाता। क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में मार्क्स ने लिखा था, कोई भी सामाजिक व्यवस्था तब तक नट नहीं होती जब तक उसमें निहित उत्पादकीय शक्तियां संपूर्ण रूप से विकसित नहीं होती तथा तब तक नवीन उच्चतर उत्पादकीय सिद्धांत उदित नहीं होते, जब तक पुराने समाज की कोख में उनके अस्तित्व से जुड़ी भौतिक परिस्थितियां निर्मित नहीं हो जाती। मार्क्स के अनुसार समाज की आर्थिक व्यवस्था उसके लिए आधार प्रदान करती है तथा राजनीतिक व्यवस्था उस आधार की अधिरचना होती है। अधिरचना का स्वरूप आर्थिक आधार के स्वरूप पर निर्भर करता है। ग्राम्सी ने मार्क्सवाद की इस धारणा में भी संशोधन किया था। उन्होंने ऐतिहासिक गुट की बात की थी। ग्राम्सी के लिए ऐतिहासिक गुट एक ऐसी स्थिति थी जिसमें वस्तुपर तथा आत्मपर दोनों की शक्तियों एक क्रांतिकारी स्थिति पैदा करती हैं। यह वह स्थिति है जबकि पुरानी व्यवस्था चरमरा रही है और ऐसे लोग हैं जिसमें उस स्थिति का लाभ उठाने के लिए इच्छा तथा अंतर्दृष्टि दोनों हैं। आधार तथा अधिरचना का संगम तथा भौतिक परिस्थितियों और विचारधाराओं के मिलन से ऐतिहासिक गुट बनता है। दूसरे शब्दों में, भले ही उत्पादकीय शक्तियां ऐसे चरण पर पहुंच जाए जहां क्रांति संभव हो, फिर भी क्रांति के लिए ऐसे स्वस्थ बौद्धिक विश्लेषण का होना अनिवार्य होता है जिसमें समाज में पनप रहे विरोधाभासों का प्रतिबिंब हो सके। ग्राम्सी के लिए इंद्र का अर्थ है निम्नलिखित 3 सत्य बुद्धिजीवियों, दलीय नेताओं तथा जनसाधारण में अंतक्रिया, ऐतिहासिक घटनाओं की वाद प्रतिवाद तथा संवाद के संदर्भ में व्याख्या। 2-3 उपअधिरचना तथा अधिरचना के बीच संबंध। सामान्य 8 प्रकार के मार्क्सवाद में अधिरचना अर्थात नैतिकता, कानून, दर्शन, कला तथा समस्त विचार व्यवस्था आर्थिक कारकों जैसे उत्पादन के साधनों व विनिमय द्वारा निर्धारित होती है। भौतिक परिस्थितियां व्यक्ति की चेतना निश्चित करती हैं। ग्राम्सी ने इस विचार की आलोचना की थी। लुकाक्स की भांति ग्राम्सी ने मत व्यक्त किया कि क्रांति तथा क्रांति की तैयारियां लोगों के सचेतन में बड़े बड़े परिवर्तन ले आते हैं। भौतिक संसार में द्वंद्व सामाजिक संसार के द्वंद्व से भिन्न होते हैं। भौतिक संसार में मौलिक स्वरूप भौतिक शक्तियों का प्रतिक्षेप होता है, परंतु समाज में लोग उस द्वंद्वात्मक प्रक्रिया में स्वयं शक्ति का रूप धारण कर लेते हैं। आत्म समाज में द्वंद्वात्मक प्रक्रिया यह स्थिति होती है जिसमें उपअधिरचना तथा अधिरचना एक दूसरे को प्रभावित करते हुए एक ऐतिहासिक गुट उत्पन्न करते हैं। यह देखा जा सकता है कि लुकाक्स तथा ग्राम्सी में बहुत कुछ एक समान है। दोनों ने मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद को समझने के लिए सांस्कृतिक तथा दार्शनिक कारकों की भूमिका पर बल दिया था। दोनों ने मार्क्स में हेगल के आदर्शवाद तत्व को उभारने का प्रयास किया था। दोनों ने भौतिक शक्तियों की अपेक्षा संचेतना को अधिक महत्व दिया था। दोनों ने आधार तथा अधिरचना के संबंधों को नई रोशनी में देखने का प्रयास किया था। उन्नीस दशमलव चार फ्रैंकफर्ट स्कूल अथवा आलोचकीय सिद्धांत। फ्रैंकफर्ट स्कूल विधारकों के उस समूह का संकेत है जो कभी 1920 तथा 1930 के दशकों में सामाजिक अनुसंधान के फ्रैंकफर्ट संस्थान में एक साथ काम करते थे। इस फ्रैंकफर्ट स्कूल में मुख्य थे हॉकरहाइमर, अडॉर्नो, पॉल्ट, एरिक फ्रॉम, न्यूमान तथा हर्बर्ट मारन्यूज। इन सभी ने एक अथवा दूसरे रूप में मार्क्सवादी सिद्धांत में अपना अपना योगदान दिया है। निसंदेह अनेक मुद्दों पर इनके विचारों में भिन्नताएं थीं, परंतु इनकी रचनाओं में कहीं कहीं कुछ समानता भी थी। इन सबके विचारों को आलोचकीय सिद्धांत भी कहा जाता है। यह तब समाज में हर प्रकार के प्रभुत्व व शोषण का विरोध करते थे। ये सभी स्टालिनवादी समाजवाद के आलोचक थे। उन्होंने तर्क दिया कि समाजवाद बंद समाज का उदाहरण नहीं है। यह संदिग्ध समाजवाद को राजनीतिक आर्थिक मुद्दों की अपेक्षा सांस्कृतिक तथा वैचारिक मुद्दों से अधिक जुड़े हुए थे। 4.1 सभी प्रकार के प्रभुत्व का विरोध। एक सभी प्रकार के प्रभुत्व का विरोध। यह जानना आवश्यक है कि फ्रैंकफर्ट स्कूल के विचारकों ने किस संदर्भ में लेखन किया तथा कौन से मुद्दे उनके विनम्रन के विनय रहे थे। उन्होंने उस समय लिखा था जब जर्मनी में नाजीवाद तथा इटली में फांसीवाद विद्यमान था। साथ ही सोवियत संघ में सर्वसत्तावाद के रूप में स्टालिनवाद भी उनके लिए गंभीर चिंता का विषय था। वे पश्चिम यूरोप में साम्यवादी आंदोलनों की विफलता से भी परिचित थे। वे सभी प्रकार की विचारधाराओं की भी आलोचना करते थे क्योंकि सभी प्रकार की विचारधाराएं वास्तविकता का सही ब्यौरा नहीं देती थीं। ये उन विचारधाराओं का विशेष रूप से विरोध करते थे जो शोषण व हलगांव की व्यवस्थाओं को छिपाने का अथवा उनको वैधता प्रदान करने का प्रयास करते थे। ऐसी विचारधाराओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करके फ्रैंकफर्ट स्कूल के विद्वान उनमें निहित प्रभुत्व की जड़ों की खोज करना चाहते थे। ऐसा करके उन्होंने लोगों में सही सचेतन जगाने तथा उन्हें क्रांतिकारी क्रियाओं के लिए तैयार करने का यत्न किया। अतः उनका लक्ष्य मार्क्स के लक्ष्य की भांति समाज का मार्क्सकारी परिवर्तन करना था, परंतु एक अलग तरीके से। फ्रैंकफर्ट स्कूल के विचारकों ने उन सांस्कृतिक व सामाजिक दर्शन व प्रथाओं व्यवहारों की भी आलोचना की जिनका लक्ष्य पूंजीवाद के दायरे में उत्पन्न नीरस जीवन से भागना होता था अथवा जो असमानताओं को मानवकृत न मानकर प्राकृतिक अथवा ईश्वरकृत बताया करते थे। 4.2 रूढ़िग्रस्त मार्क्सवाद का निर्मूलन। फ्रैंकफर्ट स्कूल के विद्वानों ने उन रूढ़िग्रस्त मार्क्सवादी अवधारणाओं की आलोचना की जो सोवियत संघ में दमनकारी तथा सत्तावादी तत्व प्राप्त कर चुके थे।
कुछ एक ने तो यह मत व्यक्त किया कि मार्क्सवाद दफ्तरशाही प्रवृत्तियों की व्याख्या करने में पर्याप्त नहीं है। लुकाक तथा ग्राम्सी की भांति फ्रैंकफर्ट स्कूल को विद्वानों ने ऐतिहासिक भौतिकवाद की मार्क्सवादी अवधारणा पर प्रश्नचिह्न लगाया, जो सभी ऐतिहासिक घटनाओं को आर्थिक संदर्भ में व्याख्या करने का प्रयास करता था। उन्होंने यह तर्क दिया कि मार्क्सवाद मानवीय आत्मप्रता की भूमिका को कम महत्व देता है। वास्तव में उन्होंने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि मार्क्स का नेतृत्वता पर बल उनके द्वारा प्राकृतिक विज्ञानों में प्रत्यक्षवादी पद्धति को स्वीकार करने का फल था। इसके अतिरिक्त यह नहीं माना जा सकता कि सभी समाजों में उत्पादकीय संबंधों तथा उत्पादकीय शक्तियों में विरोधाभासों के एक जैसे परिणाम होते हैं, जैसा कि रूढ़िग्रस्त मार्क्सवाद की मान्यता थी। वह इस तथ्य पर निर्भर करता है कि लोग इन विरोधाभासों को किस दृष्टि से देखते हैं तथा उन्हें किस प्रकार हल कर सकते हैं। इतिहास आंशिक रूप से जानकारी रखने वाले पात्रों के स्थित व्यवहारों द्वारा बनता है। अतः किसी ऐतिहासिक परिस्थिति को समझने के लिए सामाजिक आर्थिक अधिरचना तथा सामाजिक व्यवहारों में परस्पर क्रियाओं को समझना आवश्यक है। 4.3 मुक्ति की खोज में फ्रैंकफर्ट। 4.3 मुक्ति की खोज में फ्रैंकफर्ट स्कूल वो विद्वानों की रचनाओं के मुख्य मुद्दे प्रमुखता तथा सत्ता थे। उन्होंने तर्क दिया था कि उदारवादी तथा समाजवादी समाजों में प्रमुखता तथा सत्ता को विवेक के नाम पर उचित ठहराया जाता है, जिसे उन्होंने सहायक परिमेयता कहा। वास्तव में यह प्राकृतिक विज्ञानों के प्रत्यक्षवादी तरीकों को सामाजिक विज्ञानों पर लागू करने का परिणाम था। प्राकृतिक विज्ञानों में हम भौतिक तत्वों का अध्ययन नियंत्रण तथा नियमित करने की दृष्टि से करते हैं, परंतु मानवीय विज्ञानों में समाज के अध्ययन का लक्ष्य लोगों पर नियंत्रण व नियमन करना न होकर उन्हें सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति दिलाना होता है। सभी पश्चिमी तथा पूर्वी समाजों में सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं प्रयोगों का लक्ष्य प्रभुत्वता की व्यवस्था का उचित वराना होता है। इस दृष्टि से फ्रैंकफर्ट स्कूल को एक जवाबी संस्कृति कहा जा सकता है। फ्रैंकफर्ट स्कूल के विद्वान सत्तावादी पारिवारिक संगठनों तथा शिक्षा के सामाजिक प्रक्रियाओं की भी आलोचना करते हैं। वह यौन स्वतंत्रताओं का पक्ष लेते हैं। वे उन प्रक्रियाओं का भी खंडन करते हैं जिनके माध्यम से राजनीतिक दलों तथा बाजारू शोध एवं विज्ञापन एजेंसियों द्वारा जनमत को जोड़ा मोड़ा जाता है।